कैरियर सेपर पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 22 है और ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लाया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड एफर्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, 4 Rs क्या है, ये रीयूज, रिसाइकिल, रिडक्शन और ये रिफ्यूज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के क्यों मतलब कि किया जाना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और इसके लिए एकीकृत प्रयास, 4 Rs। 4 Rs से क्या आशय है? 4 Rs का पहला R है रिफ्यूज, दूसरा R है रीयूज, तीसरा है रिसाइकिल, चौथा है रिडक्शन। ये है 4 Rs, इसको याद रख लेंगे। पहला हो गया रिफ्यूज, इनकार करना, दूसरा हो गया रीयूज, पुनः उपयोग करना, तीसरा हो गया रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण करना, चौथा हो गया रिडक्शन यानी कटौती करना। तो कटौती किसमें करना? अपशिष्ट की मात्रा में कटौती करना। तो आइए अब वन आफ्टर अनदर देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। रिफ्यूज कैसे करना है? रिफ्यूज में है क्या कि प्लास्टिक के उत्पाद जब तक अति आवश्यक न हो न खरीदें। ये पहला लाइन याद रखेंगे। रिफ्यूज में क्या होता है? प्लास्टिक के उत्पाद जब तक अति आवश्यक न हो न खरीदें। और नए कंटेनर खरीदने की बजाय पुराने कंटेनर जब तक उपयोग में लाए जा सके उन्हें ही अपने उपयोग में लाया जाए। जैसे कि कोई कंटेनर है प्लास्टिक का, वो पुराना हो रहा है और पुराना होते होते यूज़र को ऐसा लगता है कि अब नया ले लेना चाहिए, तो अभी वो काम करने लायक है ही, तो उससे काम लेना चाहिए, न कि तुरंत खरीद लेना चाहिए। यानी कि इनकार झलकना चाहिए। प्लास्टिक का मटेरियल खरीदने में आपका रिफ्यूजल दिखना चाहिए। वो कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में। इस बात का अन्य प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग हेतु भी पालन किया जाए। ये जो इनकार की बात है, अन्य प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग हेतु भी पालन किया जाना चाहिए। नई प्लास्टिक सामग्री खरीदने के लिए इनकार करें, ये तो करना ही है। नई प्लास्टिक सामग्री खरीदने के लिए रिफ्यूज़ करें कि नहीं खरीदना है अभी। अब आइए दूसरे नंबर में, रीयूज़ में, पुनः उपयोग में। पुनः उपयोग कैसे करना है? ये प्लास्टिक सामग्री का रीयूज़ किया जाए जब तक कि वे इस योग्य रहती है। प्लास्टिक सामग्री का रीयूज़ किया जाए जब तक कि वे इस योग्य रहती है, यानी कि रीयूज़ करने के योग्य जब तक रहे उसको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का जो बोतल होता है उसको काट कर उनसे पेन स्टैंड बनाए जा सकते हैं। उसका यूज हो जाएगा पेन स्टैंड के रूप में। और फिर ये जो पुरानी बाल्टियाँ टूट जाती हैं, तो डिस्टेम्पर का जो अनयूजफुल ये कैंस वगैरह होता है, डिब्बा, अनुपयोगी डिब्बा, उसका भी उपयोग हम लोग डस्टबिन के रूप में कर सकते हैं। तो ये हुआ रीयूज करना। अब आइए रिसाइकिल में, पुनर्चक्रण में। पुनर्चक्रण में है कि जब प्लास्टिक सामग्री किसी प्रकार के उपयोग के योग्य न रह जाए तो उन्हें पुनर्चक्रण इकाइयों को दे दिया जाना चाहिए। जब प्लास्टिक सामग्री किसी प्रकार के उपयोग के योग्य न रह जाए, तो ये सब आपको डिफरेंशिएट करने का लाइन सब है। ऊपर जो 2 R पढ़े,
उसमें भी कुछ लाइन दिया गया है, और रिसाइकिल के लिए भी ये लाइन है, जब तक प्लास्टिक सामग्री किसी प्रकार के उपयोग के योग्य न रह जाए तभी उसको पुनर्चक्रण इकाइयों को दे देना चाहिए, ताकि उन्हें रिसाइकिल करके पुनर्चक्रित करके आवश्यकता अनुसार वांछित सामग्री बनाई जा सके। और पुनर्चक्रण द्वारा कुछ कम गुणवत्ता के नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। कम गुणवत्ता के नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे पुनर्चक्रित प्लास्टिक से कैरी बैग्स का निर्माण ये होता है। जो भी प्लास्टिक वेस्ट हम लोग बेचते हैं कबाड़ में, वो फिर कहाँ जाता है? रिसाइकिल होने के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है। वहाँ फिर जो भी सामान उससे बनाया जाता है वो हालांकि थोड़ा सा कम गुणवत्ता का होता है, और फिर उसको इस तरह से पुनर्चक्रित करके रीयूज में लाया जाता है मार्केट के थ्रू। अब आइए रिडक्शन में, कटौती। अपशिष्ट की मात्रा में कटौती कैसे की जाए? तो प्लास्टिक अपशिष्ट कम से कम उत्पन्न हो, इसके लिए बेहतर क्या होगा? इन्हें कम से कम मात्रा में ही उपयोग में लाया जाए। प्लास्टिक वेस्ट कम से कम उत्पन्न हो तो बेहतर क्या होगा? इसके लिए इन्हें कम से कम मात्रा में ही उपयोग में लाया जाए। ये है रिडक्शन का पॉइंट। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए कि बाज़ार से सामान खरीदने के लिए हम कपड़े का थैला यूज़ करें, कपड़े के थैले लेकर जाएं, ताकि पॉलीथीन के पैकेट में सामान लेने की ज़रूरत न पड़े और अनावश्यक प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा न बढ़े। ये तो होता ही है, जब हम कपड़े का थैला लेके मार्केट जाएंगे सामान खरीदने, तो पॉलीथीन कम से कम आएगा सामान के साथ, और फिर तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका अमाउंट भी नहीं बढ़ेगा, कम से कम बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा भी तो ये है रिडक्शन, मात्रा में कटौती करना अपशिष्ट की मात्रा में। और इस हेतु हमें अपने परिचितों को भी प्रेरित करना चाहिए कि पॉलीथीन कैरी बैग्स का उपयोग कम से कम करें। अतः एकीकृत PWM हेतु इस बात पर जोर दिया गया है। ये 4R का जो भी पॉइंट था वो ख़त्म हुआ एग्जाम्पल के साथ। अब इसका जो रिजल्टेंट है उसके बारे में है कि ये जो इंटीग्रेटेड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, इस हेतु किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? सर्वप्रथम तो प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल में ही कमी लाई जानी चाहिए। पहला काम क्या है? प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल में ही कमी लानी जानी चाहिए। कम से कम हम उसका जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें, ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट की कम से कम मात्रा उत्पन्न हो। ये काम है, ये इंटीग्रेटेड PWM है। और फिर बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से प्लास्टिक अपशिष्ट को अन्य घरेलू कचरे से अलग एकत्र किया जाना चाहिए। बिल्कुल उसको छांट लेना चाहिए, अलग रखना चाहिए प्लास्टिक का जो भी वेस्ट बनता है पर डे। और मौजूदा प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था, वर्तमान में जो प्लास्टिक अपशिष्ट का ये है संग्रहण व्यवस्था है और पुनर्चक्रण का तकनीक है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और इसके साथ ही इससे संबंधित क्या करना चाहिए? जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ये भी आवश्यक है। जन जागरण कार्यक्रम। प्लास्टिक अपशिष्ट को यहाँ वहाँ फेंकने का दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट जो है, जो हम लोग देखते हैं सड़क पर या गली मोहल्ले में यत्र तत्र फेंका रहता है, ये अच्छा नहीं लगता है, उससे बहुत दिक्कत भी पैदा होती है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
तो उससे क्या होगा कि ये जो इधर उधर फेंकने की प्रवृत्ति है, इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। लोग सजग होंगे कि प्लास्टिक वेस्ट है, इसको कहाँ पर फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। अब है कि इसके नेचर पर आया जरा। प्लास्टिक अपशिष्ट जो होता है वो कैसा होता है? इनफ्लेमेबल होता है। प्लास्टिक अपशिष्ट ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, और अतः इनके संग्रहण के समय आग लगने जैसी दुर्घटनाएं न हो, इस हेतु पर्याप्त बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। तो कहने का मतलब जहाँ पर इसका संग्रहण होता है उस समय ये आदमी को सजग रहना पड़ेगा कि इसमें आग न लगे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर हादसा हो भी जाए, आग लग भी जाए, तो उसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है यानी बचाव की व्यवस्था है वो होना चाहिए पर्याप्त रूप से। तो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से संबंधित इकाइयों के संघ, प्लास्टिक वेस्ट का जो रिसाइकलिंग से रिलेटेड यूनिट्स होता है उसका जो फेडरेशन होता है, संघ, और प्लास्टिक प्रबंधन से जुड़ी और अन्य संस्थाओं के बीच सतत एवं सुदृढ़ संपर्क का होना आवश्यक है। प्लास्टिक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ जो भी इंस्टीट्यूशन है और फिर प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकिल से जुड़ा हुआ जो भी इकाई है उसका जो संघ है, इसके बीच में एक सतत एवं सुदृढ़ संपर्क होना चाहिए ताकि उसमें परस्पर क्या हो, सामंजस्य बना रहे। तो इससे इसके प्रबंधन में आसानी होगी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही है, आगे फिर लाया जाएगा। आप इसका स्टडी करें और फिर देख लें कि क्या क्या पॉइंट बन सकता है और उसको नोट करें एग्ज़ाम पर्पस से। थैंक यू वेरी मच।